बात रखी जाएगी कि देखो इसकी मुखालिफत मुसलमान कर रहे हैं, इतने लाख लोगों ने इख्तिलाफ किया है और उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की है, और हिंदू तबके को ये एहसास दिलाया जाएगा कि इसमें इख्तिलाफ करने वाले लोगों की अक्सरियत इस्लाम से ताल्लुक रखती है और मुसलमान है। इसलिए तबका ये कहता है कि राय नहीं देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये सही भी हो, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की है। राम मंदिर बन चुका है, अब गवर्नमेंट के सामने सिर्फ फिरका वाराना तौर पे ही हालात इस तरह के बनाने हैं जिसको ले करके गैर मुस्लिमों के वोटों को हासिल किया जा सके। मैं इस उन्वान पे नहीं बोलने वाला था, लेकिन नासिर साहब के देने पर, उन्वान देने पर ये बात मैं कह रहा हूँ, वरना मैं एक आलिम हूँ और शरई एतबार से जो बात कहनी चाहिए मेरे पेश नज़र वही बात थी कि वही बात रखनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं। मुल्क के मौजूदा हालात में हमारी जो हैसियत है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम दूसरी बड़ी अक्सरियत है या अकलियत में हम सबसे बड़ी अकलियत है। यकसा सिविल कोड के आ जाने से सबसे ज्यादा मुतासिर हम होंगे, और क्यों होंगे कि आज रुए जमीन पर इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है और अकेला धर्म है कि जो हर एतबार से कामिल मुकम्मल, और हम एक मुसलमान होने के नाते इस बात के पाबंद हैं कि फराइज तो अकायद अपनी जगह, फराइज अपनी जगह, वाजिबात अपनी जगह, सुन्नतें अपनी जगह, हम तो एक मुस्तहब अमल से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक मर्तबा क्या 100 मर्तबा कानून बनेगा, ऐसा कानून जो इस्लाम से मुतसादिम होगा तो हम तोड़ेंगे। 1000 बार तुम बनाओ, हम 1000 बार तोड़ेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि इस्लाम पर ही हमारी जिंदगी रहे और हमारी मौत इस्लाम पर आए। हम कोई मुफाहमत करने के लिए, मुसालहत करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो झांसा दिया जाता है यकसा सिविल कोड के जरिए आम लोगों को, जैसे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक घर में 2 कानून कैसे चलेगा। जब एक घर में 2 कानून नहीं चल सकता तो एक देश में 2 कानून कैसे चलेगा। तो जाहिर बात है इस तरह के जुमलों से लोग मुतासिर होते हैं कि हाँ सही बात है, एक घर में 2 कानून कैसे चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर दिया था, कानून साज असम्बली में जिसे मंजूर किया गया था, और जो कमेटी तश्कील की गई थी, उसने इस देश को एक ही कानून दिया है। 2 कानून नहीं दिए, 10-20 कानून नहीं दिए, एक ही कानून दिया है। यकसा सिविल कोड से हमारे समाजी और आइली निजाम में जो आपस के मुख्तलिफ उन्वानात को लेकर के इख्तिलाफ है, उसको टारगेट किया गया। और यकसा सिविल कोड दस्तूरी तौर पर क्या हैसियत रखता है, ये तो एडवोकेट फौरेज अंसारी साहब बताएंगे। हम तो ऐसा समझते हैं कि दस्तूर में दिए गए जो मशवरे हैं, उन मशवरों में से एक मशवरा ये भी है, लेकिन जो बुनियादी हुकूक दिए गए हिंदुस्तान में बसने वाले हर हिंदुस्तानी को दफा 25 और 36 के तहत, वो ये है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को मजहबी आजादी हासिल है। वो अपने मजहब पर अमल करेगा, अपने मजहब पर अमल करेगा, अपने मजहब की तबलीग करेगा, अपने मजहब की तालीम के लिए इदारे कायम करेगा, अपने मजहब की तबलीग और नश्र इशाअत के लिए उसे पूरी आजादी होगी। दफा 25 और 36 ने हमको बुनियादी तौर पर यह हक दिया है। और उसी कानून में ये बात भी है कि मुल्क के किसी इदारे को, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन बुनियादी हुकूक के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता।
इसका टारगेट है कि हम एक तो पोलराइज करें। दो चीजें हैं, एक तो हिंदू मुसलमान की पोलराइजेशन, जो माइनॉरिटीज एंटी माइनॉरिटीज का जो सेंटिमेंट है उसको इवॉल्व करें। आप देख रहे हैं मणिपुर के अंदर, मणिपुर में जो कुकी और मैती का जो लड़ाई है, वो कुकी और मैती का लड़ाई नहीं है। ये पूरे फादर यहाँ बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चूंकि हमारी दिल्ली के अंदर कई क्रिश्चियन बॉडी से, पंजाबी बॉडी से, हमारी सिख लोगों से बात हुई है। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारे जो क्रिश्चियंस हैं, खासतौर से नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उनको एक डिमोरलाइज करने का इन्होंने एक तरीका ढूंढा है और वहां कोई सोल्यूशन इनके पास 2 महीने से वहां चल रहा है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं। प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट नहीं है। ये माइनॉरिटीज को एक डिमोरलाइज करने का एक तरीका बना रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये जो खासतौर से अभी जो मैंने कहा कि पासमानदा मुसलमानों की बात अभी इन्होंने कहा, ये टोटल फार्स है। जो ग्राफ बीजेपी के नीचे गई है, उस ग्राफ को कवर करने के लिए वो मुसलमानों में पासमानदा की बात कर करके, मुसलमानों को डिवाइड कर करके, मुसलमानों के अंदर एक नाराजगी पैदा कर करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं। आपको गुमराह कर करके या तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक न्यूट्रल हो जाइए, इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट मत कीजिए, इलेक्शन से दूर होइए, या अपने जो है बीजेपी को ये सोच करके वोट दीजिए कि साहब वो पासमानदा मुसलमानों की बात कर रहा है। अगर पासमानदा मुसलमानों से प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी हमदर्दी थी, मैंने कई बार स्टेटमेंट में कहा, तो उनको चाहिए कि जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो अपने रिकमेंडेशन में पासमानदा मुसलमानों के लिए कहा है, मुसलमानों नहीं बल्कि पूरे माइनॉरिटीज के लिए, क्रिश्चियन, जो कहा कि जो हिंदू धोबी है या मुसलमान धोबी है, क्रिश्चियन धोबी है या कोई भी धोबी है, उस सारे रिजर्वेशन को रिलीजियस न्यूट्रल कर दिया जाए, रिलीजन से हटा दिया जाए। वो चाहे कोई भी कौम का धोबी हो, उसको धोबी माना जाएगा। अब उसको आप देख लीजिए, उसको हटाने के लिए, उसको उसके मुखालफत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बीजेपी की सरकार अभी है मौजूदा, उन्होंने साफ कहा और उसकी विरोध में उन्होंने जवाब दिया कि हम इस कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, हम इसका विरोध करते हैं सरकार में। जब मैं तो सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि मेरी उसमें बहुत दिलचस्पी रही है, हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन कराने में भी ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा हाथ रहा। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के 5 बार जंतर मंतर में बहुत बड़ी धरना दिए और देने के बाद से हम लोगों ने यूपी सरकार से, मनमोहन सिंह जी से, सोनिया जी से मिलकर के बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कमीशन का गठन करेंगे, कमीशन की फाइंडिंग आएगी, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने कमीशन का गठन कराया। जब कमीशन का गठन हुआ, रंगनाथ मिश्रा कमीशन में उसमें जो लोग थे, मेंबर्स थे, उन लोगों से उन्होंने कई बार सिटिंग्स बुलाई और खास तौर से मैंने 3 बार उसके अंदर पेश हुआ उस आर्गुमेंट के अंदर, और उस आर्गुमेंट में हमने अपनी बात को रखी, जिसकी बात उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा है और ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस ने इस बात को कहा। और जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी कहा कि साहब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप आर्टिकल 14 को डायरेक्टली आप हिट करते हैं, वायलेट करते हैं कि आप एक धोबी को हिंदू नाम पे, मुसलमान नाम पे आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसको रिपोर्ट को जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला और वो पिटीशन पेंडिंग है और वो कमीशन का विरोध भी कर रहे हैं। और दूसरी चीजें विरोध ही नहीं कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मैं उस हियरिंग में मौजूद हमेशा रहता हूँ कि उसकी आउटकम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि साहब आपकी एक सेक्रेटरी ने कह दिया हम नहीं मानते हैं, तो क्या मैं एक सेक्रेटरी की बात मानूं या पूरे कमीशन की रिपोर्ट मानूं? कमीशन ने उसको एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे जाकर करके उसकी पूरी जो है हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रैवल कर करके एक रिपोर्ट तैयार किया है। क्या मैं उस रिपोर्ट को मानूं या आपके एक सेक्रेटरी ने एक लाइन लिख दिया उसकी रिपोर्ट को मानूं? हम लोग कमीशन की रिपोर्ट को हम उसको कंसीडर करेंगे, हम देखेंगे कि उसमें क्या चीज सही है नहीं है, हम उसको मुताला करेंगे, उस पर हम स्टडी करेंगे। इनको ये लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे कि कमीशन की रिपोर्ट को मान ले कि ये एक्सपर्ट कमीशन का जिसका स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसकी बात सुप्रीम कोर्ट मान ले। उसको नेगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक केजी बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस थे, केजी बालाकृष्णन का कमीशन बनाया है। और केजी बालाकृष्णन का रिपोर्ट जो है मकसद यही है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट के विपरीत में रिपोर्ट दें और उस रिपोर्ट को धो दें। तो ये एक साजिश है कि आप और आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल
राइट मिला हुआ है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था उसको भी रोकने के लिए उनका एक अपना तरीका है कि किसी तरह से कोई भी कमीशन बैठा दो, कोई भी इंक्वायरी बैठा दो। आप जानते हैं ईडी, सीबीआई जितने कमीशन हैं आज क्या हाल है कि आप जानते हैं इनको वो किस इशारे में करते हैं। तो हमें इमोशनल होकर लड़ाई नहीं लड़नी, हमें अपने अख्तियार का फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बदल नहीं सकते हैं, ये चाह के बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया गया है कि जिस देश में माइनॉरिटीज खुश नहीं है उस देश में डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं है, उस देश का डेमोक्रेसी में दम नहीं है। तो माइनॉरिटीज को आपको पहले प्रोटेक्ट करना है, ये मोनोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर आपके लोग ज्यादा हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप जो है लॉ को अपने हाथ में ले लें, कानून को अपने हाथ में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट करें। तो ये मोनोक्रेसी नहीं डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन राइट चलेगा। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, एक बार हमेशा ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक पूरा यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, स्टेट का अलग लिस्ट है, सेंटर का अलग लिस्ट है कि स्टेट को क्या क्या है, तो आप उसमें भी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर सरकार ने वो निकाला जो रूल्स अभी जो निकाला है उसके बारे में अगर उन्होंने ये निकाला है तो वो माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्या फायदा है और क्या तोटा है, इसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, मालूमात देना चाहिए लोगों को। और जो भी वो ये करेंगे रूल्स निकालेंगे या उन्होंने यूनिफॉर्म का वो जो कोड निकाला है उनका जो कहना है उसके बारे में लोगों का राय लेना चाहिए। और अगर फायदे का है तो ठीक है, नए फायदे का है तो लोग क्या कहते हैं उस पर उन्होंने सरकार ने सोचकर उनसे डिस्कस करके और जब उन्होंने उसके बारे में सोचकर राय देना चाहिए।